नमस्कार दोस्तों। इस क्लास में हम बात करेंगे 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कौन सा कथन असत्य है। 4 ऑप्शन आपके लिए दिए गए हैं। ये क्वेश्चन क्वांटम संख्याओं से संबंधित है। 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, द्विगंशी क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक या चुंबकीय क्वांटम संख्या, और स्पिन या चक्रण क्वांटम संख्या। इसे n, इसे स्मॉल l, इसे स्मॉल m और इसे स्मॉल s से रिप्रेजेंट किया जाता है। एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोष या सेल के लिए कौन सी क्वांटम संख्या है मुख्य क्वांटम संख्या, सब सेल के लिए कौन सी क्वांटम संख्या है, तो आपका जवाब है द्विगंशी क्वांटम संख्या। कक्षकों के विन्यास के लिए कौन है चुंबकीय क्वांटम संख्या, और चक्रण के लिए कौन है चक्रण क्वांटम संख्या। कि इलेक्ट्रॉन या तो क्लॉकवाइज घूमेगा कक्षक में या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ये देखिए, जो मुख्य क्वांटम संख्या का जो भी मान होगा, द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान उससे कम 1 होना जरूरी है। 1 कम होना जरूरी है। कहने का मतलब यह है कि अगर यहां 3 है तो यहां 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, बराबर नहीं हो सकता और ज्यादा नहीं हो सकता। तो द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान मुख्य क्वांटम संख्या से 1 कम होना जरूरी है। यह आपको याद रखना है। 1 से ज्यादा भी कम हो सकते हैं, लेकिन बराबर और 1 ज्यादा नहीं हो सकता। और चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान, जो मान द्विगंशी क्वांटम संख्या का है, उसके प्लस से लेकर माइनस तक। मान लीजिए द्विगंशीय क्वांटम संख्या का मान 2 है, तो इसके मान प्लस के 2, प्लस 1, 0, माइनस के 1 और माइनस 2, ये 5 मान हो सकते हैं। कहने का मतलब प्लस एल से माइनस एल तक। और स्पिन क्वांटम संख्या का मान प्लस माइनस हाफ होगा। क्लॉकवाइज के लिए प्लस हाफ और एंटी क्लॉकवाइज के लिए माइनस हाफ होता है। अब यहां देख लीजिए, पहले आपको देखो, n का मान 2 है, ये 1 कम है, बिल्कुल सही है। ये 3 है, ये 2 है, 1 कम है। ये 1 है और ये 1 ही है। l का मान इस n से कम 1 कम तो होना जरूरी है, इसलिए ये आंसर हो गया। और जनरल साइंस में आपका जो क्वेश्चन का लेवल है वो यही है। अब आपको बेवजह क्वांटम संख्याएं और उनके बारे में और ज्यादा डिटेल पढ़ने के बजाय ये अप्रोच आपको होनी चाहिए। आपसे सीधा पूछा जाएगा, कक्षकों के विन्यास के लिए कौन सी है चुंबकीय क्वांटम संख्या, उपकोष के लिए द्विगंशीय क्वांटम संख्या। यदि L का मान 2 है तो चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान कितने हो सकते हैं, अधिकतम 5 हो सकते हैं। अगर 3 है तो फिर 7 हो सकते हैं। क्लियर है। अगर L का मान 0 है तो फिर M का मान भी क्या होगा, 0 होगा। n का मान मुख्य क्वांटम संख्या है जो कोष को बताएगा। अब बाकी आप देख लीजिए आराम से। तो ये पहला क्वेश्चन, मैं फिर कह रहा हूं, जनरल साइंस की अप्रोच, किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को देखना है, यह क्लियरिटी से आपको ध्यान में रखना है। देखिए, ये दूसरा क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन सेलेक्टिव क्वेश्चन है, आप इनका बार बार रिवीजन करेंगे। जिंक को की अभिक्रिया सांद्र HNO3 नाइट्रिक अम्ल है, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन जिंक से करवा दी जाए तो ये कह रहा है जिंक नाइट्रेट जल और एक गैस बनेगी X। इस गैस X का क्या नाम है, ये क्वेश्चन है। देखिए, पूछा हुआ क्वेश्चन है जनरल साइंस में बहुत बार। अब यहां मैंने पूरा क्लियरिटी के साथ बताया है कि जिंक की रिएक्शन अगर तनु या डाइल्यूट HNO3 से हो तो जिंक नाइट्रेट H2O और गैस बनेगी N2O, और सांद्र HNO3 के साथ तो गैस बनेगी NO2। तो क्वेश्चन तो यही है, गैस कौन सी है, NO2।
यही अगर कॉपर के लिए आ जाता तो तनु HNO3 और सांद्र HNO3, तो कॉपर नाइट्रेट तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन जो गैस है तनु HNO3 में NO और सांद्र HNO3 में NO2 ही बनेगी। आराम से इस क्वेश्चन को देख लीजिए, जिस क्लियरिटी के साथ मैंने बताया है उसी से आपको याद रखना है। देखिए अगला क्वेश्चन है, कार्बन का एक अपर रूप है एलोट्रोप है, और एलोट्रोप या अपर रूप क्या होते हैं, जिनके रासायनिक गुण समान और भौतिक गुण अलग अलग हो। एक ही तत्व के विभिन्न रूप जिनके केमिकल रासायनिक गुण जो है वो समान हो और भौतिक गुण या फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग हो। कार्बन के क्रिस्टलीय जो अपरूप है वो 3 है, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। यहां पर देखो कार्बन का अपरूप जिसका नाभिकीय परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में इस्तेमाल होता है, ये न्यूक्लियर फिजन नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया न्यूट्रॉन के द्वारा होती है। तो ये ग्रेफाइट उनको क्या करता है, रोकने का काम करता है, मंदक का काम करता है। तो इसका सही जवाब है ग्रेफाइट। इससे जुड़े कॉन्सेप्ट, हीरा जो है कठोर पदार्थ है, ग्लास कटर और चट्टानों के छेद में, मोतियाबिंद के उपचार में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है डायमंड का। और याद रखिए डायमंड कुचालक है क्योंकि इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन है, यह सुचालक है, कोमल है, और यह परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में, और इसका यूज इलेक्ट्रोड बनाने में और साथ में पेंसिल बनाने में तो आपको पता ही है। एक और फुलरीन, इससे क्वेश्चन आता है फुलरीन में कितने कार्बन हैं, 60 कार्बन होते हैं। प्राकृतिक गैस के शुद्धिकरण में इसका यूज होगा, आणविक बेयरिंग में होगा, और सुपर कंडक्टिविटी या अति चालकता युक्त जो टेक्निक है उसमें फुलरीन का यूज होता है। बंक मिस्टर फुलर एक आर्किटेक्ट थे, उन्होंने इस स्ट्रक्चर के बारे में बताया, इसमें कार्बन 60 होते हैं। ये देख लीजिए, आप आराम से देखिए। चलिए आगे बात करते हैं। ये क्वेश्चन जनरल साइंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बल और गति वाले टॉपिक से, क्योंकि औसत या एवरेज हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। बस आपकी इसी गलती का फायदा उठाता। एक कण एक्स अक्ष के अनुदिश गति कर रहा है, यात्रा की प्रथम दूरी में इसकी चाल 6 मीटर पर सेकेंड, या यूं कह सकते हैं प्रथम आधी दूरी, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस में 6 मीटर पर सेकेंड, और शेष बची आधी दूरी में चाल 3 मीटर पर सेकेंड है। देख लीजिए, पहले 6 है और फिर 3 है। देखिए अब ये पूछ रहा है औसत चाल क्या होगी, तो हम क्या करते हैं कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या कर देंगे और आंसर आ जाएगा। ऐसा नहीं है, यहां पर कॉन्सेप्ट लिखा है, जब क्वेश्चन प्रथम आधी दूरी और द्वितीयक आधी दूरी इस तरीके से दिया हुआ हो तो औसत चाल का फॉर्मूला है 2v1v2। देखो 2v1 कितना है 6, v2 कितना है 3, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 9। तो सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया 36 और 9, और आंसर कितना आ गया 9 चौके 36, 9 मीटर, 9 चौके 36, 4 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जन सामान्य 6 और 3 को जोड़ लेंगे, इसमें 2 का भाग दे देंगे तो 9 बटे 2 का मतलब 4.5 करके आ जाएंगे, और पता भी नहीं लगेगा कि क्वेश्चन गलत हो गया। इस क्वेश्चन का जवाब 4 मीटर पर सेकेंड है, क्योंकि क्वेश्चन में प्रथम आधी दूरी दे रखी है। आप जो बचपन से फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं वो कब काम आता वो भी मैंने लिखा है। अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ होता कि प्रथम आधे समय में, पहले हाफ टाइम में समय दिया हुआ होता कि पहले आधे समय में 6 मीटर पर सेकंड दौड़ा और बचे हुए शेष समय में
3 मीटर पर सेकंड दौड़ा तो फिर औसत चाल क्या होगी? अगर समय दिया हुआ होता तो फिर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या 6 + 3 बटे 2 हो जाता। लेकिन अगर क्वेश्चन में प्रथम आधी दूरी और द्वितीयक आधी दूरी दी हुई है तो इस फॉर्मूले से करना है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, आराम से देख लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? किलोवाट आवर। याद रखें, किलोवाट आवर एनर्जी का मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है। और ये आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा। देखिए, 1 किलोवाट, तो किलोवाट को वाट में बदलेंगे तो 1000 से गुणा कर देंगे। 1 घंटे को 3600 सेकंड, और सोल्व करेंगे तो 1 किलोवाट 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, और इसे एक यूनिट भी कहते हैं। अपने घरों में जो मीटर की रीडिंग होती है वो यूनिट में होती है, और 1 यूनिट का मतलब 1 किलोवाट आवर या 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। कार्य का मात्रक जूल होता है एमकेएस में, और अर्ग होता है, एक और मात्रक पद्धति है सीजीएस में। और 1 जूल बराबर कितने अर्ग होते हैं? ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 10⁻7 अर्ग। कार्य का फॉर्मूला आपको पता है, बल इंटू विस्थापन, एफ डॉट एस। अगर इस डॉट को हटाते हैं तो कोस थीटा आता है। और ये जबरदस्त बात है कि बल भी सदिश राशि है, विस्थापन भी सदिश राशि है, लेकिन जब दो सदिश राशियों का डॉट प्रोडक्ट होता है तो जो राशि आती है वो अदिश राशि आती है। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही है कि कार्य अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, जबकि बल और विस्थापन सदिश है, लेकिन इन दोनों का जो गुणनफल है वो डॉट प्रोडक्ट है, इसलिए कार्य अदिश राशि है। अब यहां पर जो थीटा है, मान लीजिए बल और विस्थापन एक ही दिशा में है, तो कोस थीटा या थीटा 0 हो जाएगा, और कोस 0 की वैल्यू 1, तो कार्य जो है वो पॉजिटिव में आएगा। अगर बल और विस्थापन के बीच का जो कोण है वो 90 डिग्री है, तो कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, और कार्य भी 0 आ जाएगा। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है, अगर मान लीजिए कोई सर पे मटका लेके चल रहा है, तो मटके का द्रव्यमान या बल नीचे की तरफ और चल इधर रहा है, तो दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री। इसलिए सिर पर मटका रखकर ले जाने को विज्ञान काम नहीं मानता है, क्योंकि दोनों के बीच 90 डिग्री है और कोस 90 की वैल्यू 0 है। अगर दोनों के बीच 180 डिग्री है तो फिर कार्य का मान ऋणात्मक में माना जाएगा। देख लीजिए, क्योंकि बल और विस्थापन एक दूसरे के 180 डिग्री पर है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बायोलॉजी से संबंधित। एकमात्र ऐसी एंटीबॉडी जो प्लेसेंटा को हिंदी में अपरा कहते हैं, मां को भ्रूण से जोड़ने वाली संरचना, जो गर्भावस्था के दौरान माता द्वारा शिशु को प्रदान की जाती है, और इसका सही जवाब है आईजीजी। आईजीजी एक प्रोटीन है ब्लड में, इम्यूनोग्लोब्युलिन प्रोटीन, इसलिए शॉर्ट में इसको आईजी कहते हैं। और इस इम्यूनोग्लोब्युलिन प्रोटीन का निर्माण लिम्फॉइड टिश्यू में होता है, लसिका ऊतकों में होता है। एक एक बात को ध्यान से सुनना है दोस्तों, एग्जाम नजदीक है, आपके पास समय नहीं है। आपको चीजें एक बार भी अगर रीडिंग लगा लेंगे ना, तो भी 4 ऑप्शन देख के क्वेश्चन सही हो जाएगा। ये 5 एंटीबॉडी है, आईजीएम, आईजीडी, आईजीजी, आईजीई और आईजीए। इनकी उत्पत्ति का क्रम ऐसा ही है, सबसे पहले एम होगा, फिर डी बनेगी, फिर जी बनेगी, फिर ई बनेगी, फिर ए बनेगी। लेकिन मार्केट के जो क्वेश्चन है, एग्जाम के जो क्वेश्चन है, सबसे फेवरेट क्वेश्चन ये है। दूसरा ये है, सबसे बड़ी एंटीबॉडी कौन सी है? आईजीएम। सतही एंटीबॉडी किसे कहते हैं? आईजीडी। सतही एंटीबॉडी ये बी लिम्फोसाइट की सतह पर पाई जाती है।
सबसे छोटी एंटीबॉडी और सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली एंटीबॉडी आईजीजी है। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, तभी तो सबसे छोटी है तभी तो प्लेसेंटा से आर पार चली जाएगी, और बहुत अधिक मात्रा में है तभी माँ किसको देगी, एम्ब्रियो या भ्रूण को देगी। एलर्जी के समय बनने वाली एंटीबॉडी आईजीई, और इन पांचों में से सबसे कम मात्रा में कौन सी एंटीबॉडी होती है, आईजीई। एक और महत्वपूर्ण है आईजीए, इसे सिक्रेटरी एंटीबॉडी या स्त्रावी एंटीबॉडी कहते हैं। ये कहां कहां पाई जाती है, ये हमारी लार में पाई जाएगी, ये हमारे पसीने में पाई जाएगी, ये मां के दूध में पाई जाएगी जिसको कोलेस्ट्रम कहते हैं, कोलेस्ट्रम आंसुओं में पाई जाएगी, इसलिए इसको स्त्रावी एंटीबॉडी कहते हैं और आईजीए नाम है इसका, देख लीजिए आराम से। अगला क्वेश्चन है, अंडोत्सर्ग के समय किस हार्मोन के का स्तर अचानक बढ़ जाता है। एक हार्मोन है एलएच हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ओवुलेशन के समय इस हार्मोन का सीक्रेशन जो है वो बढ़ जाता है। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, आपके सामने ये हाइपोथैलेमस है, इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड हाइपोथैलेमस है। ये तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र के बीच की योजक कड़ी है, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच की योजक कड़ी है। ये मटर के दाने के समान जो है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीयूष ग्रंथि है, और इसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। इसके अग्रभाग से दो हार्मोन निकलते हैं, एफएसएच और एलएच। ये एफएसएच इसमें योगदान देगा ऊजेनेसिस में, अंडे के निर्माण में, ऊजेनेसिस अंड जनन। लेकिन एलएच हार्मोन जो है वो क्या करेगा, ओवुलेशन के समय इसका स्तर अचानक बढ़ जाता है, अंडोत्सर्ग के समय। देखिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। फीमेल में या मादा में एक संरचना है अंडाशय, अंडाशय से एक हार्मोन बनता है एस्ट्रोजन, जो मादा में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर या द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। जब फर्टिलाइजेशन या निषेचन हो जाएगा और प्लेसेंटा का निर्माण हो जाएगा, तो ये प्लेसेंटा एक हार्मोन बनाता है एचसीजी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। और ये हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम को लगातार प्रोजेस्टेरोन बनाने की सलाह देगा। और प्रोजेस्टेरोन कौन सा हार्मोन है, प्रेगनेंसी मेंटेन हार्मोन। यदि निषेचन या फर्टिलाइजेशन हो गया तो कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन या प्रेगनेंसी मेंटेन हार्मोन बनाएगा, और ये सिग्नल इसको कौन देगा, प्लेसेंटा के द्वारा स्रावित एचसीजी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। और इसकी कॉन्सेंट्रेशन एचसीजी की कॉन्सेंट्रेशन से ही ग्रेविडेक्स टेस्ट या प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आराम से देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, जेनेटिक्स का एक आसान सा क्वेश्चन है मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में, कि मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस एकल संकर संकरण के प्रयोग के दौरान F2PD में 400 पादप प्राप्त किए, तो कितने पादप लंबे हैं। ऐसा जब भी क्वेश्चन आप सॉल्व करें, पहले देखें संकरण या हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जनरेशन कौन सी है, F2 जनरेशन, और अब टोटल पादप कितने हैं, 400। देखिए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो फिनोटाइप है, लक्षण प्रारूप है, वो 3:1 होता है, लंबे 3 है और बोने 1 है। इसके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है। अब देखिए, अगर आप थोड़ा भी मैथमेटिकल अप्रोच रखते हैं तो देखो टोटल 400 हैं,
तो 400 का 3 भाग लंबे हैं और 1 भाग बोना है। तो अगर 400 के 4 भाग कर दें तो 100 हो गए, और 3 भाग 300 और 100। तो यहां पर केवल लंबे बोला है उसने, तो आंसर कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा। कैलकुलेशन के लिए ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल डिटेल में से कितने हैं, टोटल अनुपात कितना है और टोटल पादप कितने हैं। तो ये कितना हो गया? 100 से गुणा कर देंगे तो आंसर 300 आ जाएगा। अगर बोने पूछता तो 100 आ जाता। यही क्वेश्चन अगर जीनोटाइप से पूछा जाता तो फिर कैसे सॉल्व करते? लंबे की जगह ऐसे पूछ लेता, सम युग्मकी लंबे होमोजाइगस्टॉल, या यूं पूछ लेता होमो हेटेरोजाइगस्टॉल विषम युग्मकी लंबे, या यूं पूछ लेता सम युग्मकी बोने या स्मॉल टी स्मॉल टी। तो जीनोटाइप 1:2:1 है। तो फिर वही बात, टोटल पादप कितने हैं? 400, और कुल अनुपात कितना है? 4। तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी है? 100। 1 अनुपात की वैल्यू कितनी है? 100। 2 अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 200, और 1 की कितनी आ जाएगी? 100। तो जो भी आंसर पूछे आप आराम से बता सकते हैं। चलिए, भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और सन आपको याद रखने हैं 1986 में। 1974 में जल संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। 1981 में वायु संरक्षण अधिनियम पारित हुआ, और 1981 वाले में ही, जो 81 वाले में वायु प्रदूषण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ, 1987 में इसमें संशोधन किया गया और ध्वनि प्रदूषण को भी इसमें शामिल कर लिया गया। ध्वनि को भी शामिल कर लिया गया। तो ये बाकी सन भी आपको याद रखने हैं। और कुछ कॉन्सेप्ट है, SO2 प्रदूषण सूचक, सल्फर डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में ज्यादा है तो वहां पर लाइकेन क्या होते हैं? कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध, वो उगते नहीं है। तो सबसे फेमस क्वेश्चन तो यही है कि SO2 प्रदूषण के सूचक कौन है? लाइकेन। और लाइकेन 2 चीजों से मिलकर बना होगा, 2 जीवों से मिलकर बना होगा। कवक और शैवाल के बीच कौन सा संबंध है? सहजीवी संबंध। सहजीवी संबंध का मतलब है 2 जीव आपस में साथ साथ रहें और दोनों को फायदा हो। कवक जो है वो इसको क्या पिलाएगी? जल अवशोषित करके देगी, और शैवाल इसको भोजन देगा। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर में होती है। यूवी लाइट की वजह से, क्योंकि अगर ओजोन परत में छेद हो गया तो यूवी रेज ज्यादा मात्रा में पृथ्वी पर आएगी और वो त्वचा कैंसर या मेलोनेमा कर देगी। ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित एक प्रोटोकॉल हुआ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ओजोन गैस का फॉर्मूला है O3, और ओजोन परत की मोटाई किसमें मापी जाती है? DU। इसको बोलेंगे डॉब्सन यूनिट। क्या बोला जाएगा इसको? डॉब्सन यूनिट। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, आराम से देखिए। एक एक टॉपिक से जुड़े हुए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, और अगर आपने एक एक टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ रखा है तो आपको ये रियलाइज भी होगा कि काफी बेहतर तरीके से क्वेश्चन बनाए हुए। भारत में जैव विविधता के तप्त स्थल, हॉट स्पॉट, जहां पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है, वेरी हाई होती है, उन्हें जैव विविधता के तप्त स्थल कहते हैं। कई बार सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वह क्षेत्र जहां पर बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता अधिक होती है उसे क्या कहा जाएगा? जैव विविधता के तप्त स्थल, हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। भारत में ये कितने हैं? 4 है। कौन कौन से हैं? पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, सुंडालैंड जो निकोबार द्वीप समूह में है, और इंडो बर्मा अंडमान। ये 4 जो है ये हॉट स्पॉट है भारत में। ज्यादातर ऑप्शन में ये 2 दिए जाते हैं, आपको चारों याद रखने हैं, लेकिन पूर्वी हिमालय और वेस्टर्न घाट मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट के लिए। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी एडवर्ड विल्सन को कहते हैं। पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहते हैं? एक क्षेत्र है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र।
भूमध्य रेखा के पास यहां पर वन है दक्षिणी अमेरिका के, और इन वनों का नाम है अमेजन वर्षावन। अमेजन वर्षावन, इन्हें पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। पृथ्वी के भूमध्य रेखा के आसपास जो रीजन है उसे ट्रॉपिकल रीजन या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, और यहां पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है। अगर मैं अर्थ का ऐसे एक रफ डायग्राम बनाऊं, ये भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा से जैसे जैसे आप ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो जैव विविधता जो है वो घटती है। इसी को ही अक्षांशीय प्रवणता या लैटिट्यूडाइनल ग्रेडियंट कहा जाता है। पृथ्वी की भूमध्य रेखा से जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो जैव विविधता जो है वो कम होगी। कहने का मतलब सबसे ज्यादा उष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिकल रीजन में, फिर शीतोष्ण में, फिर उसके बाद पोल्स या जो एकदम ठंडे इलाके हैं वहां पर सबसे कम बायोडाइवर्सिटी होगी। सबसे ज्यादा भूमध्य रेखा के आसपास ही होगी, क्योंकि यहां सूर्य का प्रकाश भी सीधा गिरता है। जब प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा, तो फिर बाकी जो फूड चेन है वो भी आराम से चलेगी। तो ये थे 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, टॉप क्वेश्चन। आप इनको पढ़ेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।